एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन है? शुक्रवार है। 26 तारीख को शुक्रवार है, तो उसी महीने का 5वां दिन कौन सा दिन होगा? ठीक, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ही उसने पूछा है कि 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये हमसे यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है। 5वां दिन यानी कि 5वीं तारीख को। अब यहाँ पर सीधा सीधा ही आप ये देखिए, 26 तारीख को शुक्रवार दिया हुआ है, 26 तारीख को शुक्रवार है। जो भी देखिए, जितने भी आपके दिन हो, आप जब कभी भी कोई भी प्रश्न को सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो कि जितने भी हमारे दिन होते हैं उनमें आप क्या करते हो कि 7 से डिवाइड कर देते हो कि 7 क्या होता है? एक हफ्ता होता है। हफ्ते के पूरे दिन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। उसमें आप क्या करते हो? 7 से डिवाइड कर देते हो और स्टार्टिंग में जो कुछ भी आपका दिया हुआ होता है तो जितना भी आपका आता है उसे आप उसके साथ ऐड कर देते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लास्ट वाला दिया हुआ है और स्टार्टिंग वाला हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब देखिए 26 तारीख है, 26 तारीख में से आप सबसे पहले हफ्ते निकाल दीजिए। एक शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, जितना भी आपका शेष बचेगा यानी कि शुक्रवार जो है उसी दिन का पड़ेगा। ध्यान से समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि 300 ही मान लेते हैं, चलो ठीक, तो 300 दिन है हमारे। ठीक, टोटल कितने दिन है? 300 दिन है। और 300 भी दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? रविवार पड़ रहा है। हम मान लेते हैं कि 300 दिन है हमारे पास टोटल और 300 भी दिन क्या पड़ रहा है? कि रविवार पड़ रहा है। अब हम आपसे पूछें कि यहाँ पर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन कौन सा दिन पड़ेगा? यहाँ पर हम बोलें कि 10वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा? हमने पूछा कि 10वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर बता दो। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? 7 से इसमें सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए। 7 से आप डिवाइड करोगे, 7 चौक 28 होता है यानी कि 2 बचा, और यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है यानी कि आपका कितना बचा? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर आपका 6 बन रहा है तो 6वें दिन आपका क्या बन रहा है? रविवार बन रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके टोटल दिन हैं उसमें आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी दिन आपका दिया हुआ हो लास्ट में जो भी आपका दिन दिया गया हो, तो वहां पर जो भी आपका दिन होगा, जितना आपका शेष बचेगा उस शेष वाले दिन पर आपका वही वाला दिन होगा। हमने बोला था कि 10वें दिन कौन सा दिन होगा, तो देखिए 6 के बाद 7, 8, 9 और 10। रविवार यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कौन सा दिन होगा? थर्सडे हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इस प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर हमसे टोटल 26 दिन दिए गए हैं। टोटल कितने दिन दिए गए हैं? 26 दिन दिए गए हैं। हमसे बोला है कि 26वें दिन क्या है? शुक्रवार है। अब 26 दिन को आप क्या कीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आएगा, जो भी आपकी डेट आएगी उसी डेट को, यानी कि जितना भी आपका शेष बचेगा उसी डेट को उतना ही दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। अब उसके बाद हम आगे पीछे कर लेंगे, जो भी आपका पूछा गया है 5 तारीख के लिए पूछा गया है, यदि कम निकलता है तो हम आगे बढ़ा लेंगे, ज़्यादा निकलता है तो हम पीछे कर लेंगे। सिंपल सी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7 या 21 होता है, यानी 7 या 21 होता है, तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ही 5 बचा। यदि 5 सीधा सीधा ही बच रहा है तो हमें सीधा सीधा ही मिल गया कि उसने बोला था 5वें दिन यानी कि 5 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? तो शुक्रवार ही पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? शुक्रवार ही पड़ेगा। अच्छे समझ आया हो? नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। यदि हमने बोल दिया कि 1000 दिन है, 1000 दिन है और 1000वें दिन क्या है? 1000वें दिन रविवार है। 1000वें दिन क्या है? रविवार है। अब हमें ये बताइए कि 50वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा? 50वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा? तो आप क्या कीजिए? 7 से 1000 में डिवाइड कर दीजिए। जितना भी आपका शेष बचेगा उस दिन आपका रविवार ही होगा। उस दिन आपका क्या होगा? रविवार ही होगा। और उस दिन के बाद आप 50 दिन तक का आपका काउंट कर लीजिए। 50 में भी आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको शेष मिल जाएगा। वहाँ से आप वहाँ पर देख सकते हैं इजीली। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बोला गया है यदि प्रलय का संबंध बाढ़ से है तो विनाश का संबंध किससे होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका भूकंप, एक है आपका आपातकाल। आपातकाल को आप देखते ही काट दोगे। ठीक, इसके बाद है आपका एक आग और एक है आपका भाप, तो भाप को भी आप देखते ही काट दोगे। ठीक, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कैंसिल हो ही जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बचते हैं हमारे, एक ऑप्शन बचता है आपका भूकंप और एक ऑप्शन बचता है आपका आग। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए,
ये जो शब्द है ये क्या है, बाढ़। यदि बारिश हुई, ध्यान से समझिएगा, यदि बारिश हुई और बारिश से जल भराव हो गया, बारिश से जल भराव हो गया थोड़ा बहुत, तो क्या उसे हम बाढ़ कहेंगे? उसे हम बाढ़ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। यानी कि बाढ़ हम किसकी बात कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रलय हो जाए। यानी कि बाढ़ का जो संपूर्ण रूप है, बाढ़ कब होगा, जब अच्छे से पानी का भराव होगा, और पानी का भराव जब अच्छे से होगा तब जाके उससे क्या होगी, प्रलय होगी। तो उसी से क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, बाढ़ कहेंगे। जब अच्छे से कार्य होगा तब उसे हम प्रलय कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है विनाश। अब यहाँ पर अधिकतर लोग क्या है कि भूकंप आंसर करेंगे, क्या करेंगे, भूकंप आंसर करेंगे। लेकिन आपने कभी भी इस प्रकार से देखा है कि भूकंप आया और वहाँ पर 100% विनाश हुआ ही हुआ? कभी भी आपने इस प्रकार से देखा है कि भूकंप आया और उससे 100% विनाश होना ही होना है, यानी कि हुआ ही हुआ हो? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि भूकंप जो होता है आपको अच्छे से पता है कि भूकंप आपका, देखिए बाढ़ जो होता है वह आपका कम या ज़्यादा क्वालिटी में नहीं आता, बाढ़ तो अपने रूप में ही आता है। लेकिन देखिए बाढ़ जो होता है, यदि पानी का भराव कम हुआ तो उसे बाढ़ नहीं कहेंगे। बाढ़ कैसे कहेंगे, जब पानी का भराव ज़्यादा हो जाएगा तब जाकर उसे बाढ़ कहेंगे। लेकिन भूकंप जो होता है, तो भूकंप से आपका छोटा सा आए, बिल्कुल मामूली सा आए तो भी उसे भूकंप कहेंगे, और बड़ा सा आएगा तो भी उसे भूकंप ही कहेंगे। ये बात 100% श्योर है कि भूकंप से आपका विनाश आ जाता है। भूकंप से क्या होता है कि विनाश हो जाता है। लेकिन भूकंप के भी आपके रूप होते हैं, लेकिन बाढ़ के आपके रूप नहीं होते। भूकंप के आपके रूप होते हैं। छोटा सा भूकंप आया, आपको महसूस भी नहीं होता, कभी कभी तो भूकंप आ भी जाता है और चला भी जाता है। ठीक, कुछ भी हानि नहीं होती उससे। तो 100% श्योर है कि बाढ़ से तो प्रलय आनी ही आनी है। ये तो 100% श्योर है कि बाढ़ से तो प्रलय आनी ही आनी है। लेकिन यहाँ पर ये 100% श्योर नहीं है कि भूकंप से विनाश हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म है कि आग जो है, आग से विनाश होना 100% श्योर है। अब आप बोलोगे सर आग तो छोटी सी भी लग सकती है और बड़ी सी भी लग सकती है। देखो जितनी बड़ी आग लगेगी उतना बड़ा विनाश होगा। और यहाँ पर अगर छोटी सी आग की बात करें ना, तो छोटी सी आग की बात करें तो एक क्या है, कागज है। क्या है, कागज है। इस कागज के टुकड़े में आग लगा दीजिए, इस कागज के टुकड़े को लीजिए, उसमें आग लगा दीजिए, 100% उस कागज के टुकड़े का विनाश हो जाएगा। आग तो छोटी सी है ना। आप बोलोगे कि सर आग तो छोटी सी भी होती है और बड़ी सी भी होती है। वो तो आग ही है, चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी सी हो। लेकिन आग जो होती है वह 100% ही विनाश करती है, चाहे वो छोटी सी आग हो चाहे बड़ी सी आग हो। एक छोटे से कागज के टुकड़े में आग लगाओगे तो वह छोटी सी ही तो आग हुई, लेकिन कागज के टुकड़े का तो विनाश हो गया ना। समझ आया या नहीं आया? यानी कि बाढ़ से तो पूर्ण रूप से प्रलय आनी ही आनी है। इसी प्रकार से आग से पूरी तरह से विनाश होता है, लेकिन भूकंप से पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते कि भूकंप से विनाश हो ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा, आग होगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि विषम संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो काफ़ी आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इजी तो काफ़ी है, ये इजी तो बहुत है। लेकिन यदि आपको 13 का, 17 का, 19 का, 18 का, यदि ये टेबल आपको याद हैं, यदि ये टेबल आपको याद है तो आपके लिए मैथ भी काफ़ी इजी होगी और साथ ही साथ रीजनिंग भी काफ़ी इजी होगी। यदि ये टेबल आपको याद नहीं है तो आप इन्हें 100% याद करके रखिए, क्योंकि इन टेबलों से ही काफ़ी सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपके मैथ के भी सॉल्व होते हैं और साथ ही साथ आपके रीजनिंग के भी सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो आप देखिए, ये वाला जो आपका हेड नंबर है ये कितना है आपका 391। आप इसमें 17 से डिवाइड कीजिए। 17 का यदि आपको टेबल आता है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। यदि आपको 17 का टेबल नहीं आता तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, 17 दूनी आपका 34 होता है, 17 दूनी 34 होता है, यहाँ पर 5 बचा, 17 3 51 होता है। तो यहाँ पर ये 30 बार जो है ये आपका डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार से ये हम 17 से इस पर डिवाइड करते हैं तो देखिए 17 दूनी आपका 34 होता है, 34 और यहाँ पर बचा आपका 6 और 4 10, यानी कितना बन गया आपका 102। 17 छिंग 102 होता है, यानी कि 26 बार आपका ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक, 17 से ये भी आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इस पर 17 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 दूनी 34 होता है, यानी कि 6 और 5 11, यानी कि 119 हो गया यहाँ पर। और 17 सत्ते 119 होता है, यानी कि ये भी हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब ऐसे हम देखें तो देखिए
17 दूनी 34 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा। लेकिन 17 के पहाड़े में आपका 86 नहीं आता, 17 के पहाड़े में जो है वह आपका 86 जो होता है वह नहीं आता। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि विषम क्या होगा। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए कि 13 का, 17 का, 19 का और 18 का ये जो टेबल होते हैं ये बहुत काम के होते हैं, इन्हें आप याद करके रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक महिला की ओर इशारा करके अरुण ने कहा, किसने कहा? अरुण ने कहा, वो मेरे बेटे की बेटी, क्या बोला गया है? वो मेरे बेटे की बेटी की माँ है। उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? देखिए आपको पढ़ने से ही पता लग गया होगा कि अरुण का उस महिला से क्या संबंध है। ध्यान से समझिए, उसने बोला है, अरुण ने क्या कहा? अरुण ने कहा, वो मेरे बेटे की बेटी की माँ है। यानी कि बेटे की कौन हो गई? पत्नी हो गई, सीधी सीधी पत्नी हो गई। तो अरुण के साथ क्या संबंध होगा? अरुण कौन लगेंगे? ससुर लगेंगे, यानी कि क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी। ठीक, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्लड रिलेशन अच्छे से नहीं आता है, तो उसे भी आप समझ लीजिए। उसमें आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर अरुण बोला है, एक है अरुण, अरुण है। अरुण ने कहा, वो मेरे बेटे, अरुण का एक बेटा हो गया, अरुण का एक बेटा हो गया, बेटे की बेटी, बेटे की भी क्या हो गई? बेटी हो गई। ठीक, बेटे की एक बेटी है और बेटी की माँ है। बेटी की कौन है? माँ है, बेटी की माँ होगी। देखिए इसकी बेटी ये है और इसकी माँ ये है, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए? आपस में पति पत्नी हो गए। सीधी सीधी सी बात है, जब ये दोनों पति पत्नी हैं तो अरुण का और इस महिला का संबंध आपस में क्या होगा? अरुण के बेटे की यदि ये वाइफ है तो अरुण को क्या कहेगी? ससुर कहेगी। और अरुण क्या कहेंगे? इन्हें यहाँ पर बहू कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, उस जोड़े का चयन करें जो दिए गए जोड़े की तरह समान रूप से संबंधित हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उसने बोला है कि पुस्तक का संबंध किससे है? अध्याय से है। पुस्तक का संबंध किससे है? अध्याय से है। हमेशा जब कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप हमेशा ही एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर बोला क्या गया है। देखिए उसने बोला है कि पुस्तक का संबंध अध्याय से है, यानी कि पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं। क्या बोला है? पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, ये बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पर नहीं की जा रही है। कागज से पुस्तक बनती है, ये बनाने की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। इसी प्रकार से धातु अयस्क, ये भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा कि फैन में ब्लेड होते हैं, फैन में ब्लेड होते हैं। जिस प्रकार से पुस्तक में अध्याय होते हैं उसी प्रकार से फैन में ब्लेड होते हैं। अच्छा, समझ आया होगा। अमित एक कार से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसने बोला है कि फिर से वह बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब अगर वह पूर्व के सामने है तो वह किस दिशा में होगा जब उसने यात्रा शुरू की थी? जब उसने यात्रा शुरू की थी तब उसका मुख जो था वह किस साइड में था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और लास्ट में उसका जो मुख है वह किस साइड है? पूर्व दिशा की ओर है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आप ये देख लीजिए वह किधर किधर मुड़ रहा है, वह कितनी बार किधर किधर मुड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले मुड़ा ये बाईं ओर मुड़ा, किधर उड़ा? बाएं ओर मुड़ा। और दूसरी बार भी वह मुड़ा तो वह बाएं ओर ही मुड़ा, यानी कि वह 2 बार मुड़ गया, लेकिन किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा। ठीक, यानी कि हम यह कह सकते हैं यदि बाईं ओर मुड़ा है तो वहाँ पर उसका मुख जो है वह किस साइड है? पूर्व दिशा की ओर है। मुख किधर है? पूर्व दिशा की ओर है। जब कभी भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखेगी तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका जो अपोजिट होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि बाईं ओर मुड़ने पर यदि वह पूर्व की ओर है तो दाईं ओर मुड़ने पर उसका मुख किधर होगा? दाएं ओर मुड़ने पर उसका मुख किधर की साइड होगा? तो वह पश्चिम की ओर होगा। समझ आया होगा अच्छे से? नहीं समझ आया तो दोबारा समझ लीजिए। यदि इस प्रकार की कंडीशन जब कभी भी आपको दिखेगी तो इसका जो अपोजिट होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी कि बाएं ओर मुड़ने पर उसकी जो दिशा है, मुख की जो दिशा है वह पूर्व दिशा है,
तो दाईं ओर मुड़ेगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो यहाँ पर पश्चिम ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पश्चिम कहाँ पर है, तो देखिए पश्चिम हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं डाला है, यहाँ पर बी है ये। ठीक, तो बी हमारा पश्चिम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि इस प्रकार से आपको समझ ना आया हो तो आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। दूसरी प्रकार से प्रश्न को इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं, एक होती है आपकी पूरब, एक होती है आपकी पश्चिम, एक होती है आपकी उत्तर और एक होती है दक्षिण। ठीक, अब जब कभी भी स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि हमें इस साइड चलना है और इस साइड चलना है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं कि सीधा सीधा ही डायरेक्शन बनाते जाते हैं और स्टार्टिंग से ही प्रश्न को सॉल्व करते जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि लास्ट से बोला गया है कि इसका मुख इधर की साइड है, तो स्टार्टिंग से उसका मुख किधर की साइड होगा, तो हमें क्या करना होगा कि विपरीत साइड में चलना होगा। अब यहाँ पर देखिए पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, तो हम बोल देते हैं ये पूर्व दिशा है, इसकी ओर इसका मुख है। और उसने यात्रा कितनी की है, 15 किलोमीटर की उसने यात्रा की है, 15 किलोमीटर की उसने यात्रा की है। लेकिन मुड़ा वो किधर की साइड है, तो मुड़ा वह बाईं ओर है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो ये तो दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा, यानी कि वह कन्फर्म है कि ऊपर से नीचे इस प्रकार से आ रहा होगा, तभी तो उसका दायां इधर की साइड होगा और बायां इधर की साइड होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर इसने जो यात्रा की है वो कितने की है, 5 किलोमीटर की यात्रा की है। ठीक, यहाँ से यूँ आया और 5 किलोमीटर की यात्रा की। ठीक, अब वहाँ किधर से मुड़कर आया, किधर से मुड़कर आया, तो बाएं से मुड़कर आया है। बाएं से अब देखिए अब बाएं किधर होगा, अब बाएं मुड़ा है यानी कि यूँ करके मुड़ा है, बाएं मुड़ा है यानी कि यूँ करके मुड़ा है, दायां इधर हो जाएगा बायां इधर हो जाएगा, यानी कि 100% यहाँ पर श्योर हम ये कह सकते हैं कि भाई इधर की साइड से यूँ चलकर आया है, इधर की साइड से यूँ चलकर आएगा तभी तो आपका बाएं मुड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी यात्रा की थी उसने, 15 किलोमीटर की यात्रा की थी। अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से वह यूँ चलकर आया था स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट आपका ये है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से वह इधर की साइड चलकर आया था, यानी कि वह किधर की साइड मुख था, उसका पश्चिम की ओर उसका मुख था। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको ये जो इस प्रकार से लिखा जा रहा है उसी प्रकार से इसको ये लिखा जा रहा है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर कंफर्म कर लें, पहले ही नंबर से कंफर्म कर लें। जैसे कि एस कितने पर आता है आपका, 19 पर आता है, और बी कितने पर आता है आपका, 22 पर आता है। 19 के साथ कितना जोड़ रहा है वह, 3 जोड़ रहा है। ठीक, 19 का 3 जोड़ रहा है, 19 20 21 22, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 22 बन रहा है। इसी प्रकार से हम देखें टी जो है वह 20 पर आता है, एक्स जो है वह 24 पर आता है, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, वह 4 जोड़ रहा है। पहले में वह 3 जोड़ रहा है, दूसरे में वह 4 जोड़ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो आर जो है वह 18 पर आता है, तो यहाँ पर ये 21 पर है आता है, यानी कि यहाँ पर आपका 3 जोड़ रहा है, और ये आपका 15 पर आता है, तो 15 के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका 4 जोड़ रहा है। यानी कन्फर्म है कि यहाँ पर पहले 3 जोड़ रहा है फिर उसका 4 जोड़ रहा है, पहले 3 जोड़ रहा है फिर 4 जोड़ रहा है। तो सीधा सीधा ही यहाँ पर देख लीजिए एस जो है वह आपका 19 पर आता है, तो 19 में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 3 ऐड करना होगा। ठीक, उसके बाद ई जो है वह आपका 5 पर आता है, तो 5 में हमें क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ई है दोबारा से, तो ई आपका 5 पर आता है, लेकिन हमें देखिए पहले 3 ऐड करना है फिर उसके बाद 4 ऐड करना है, फिर उसके बाद फिर से हमें 3 ही ऐड करना होगा, उसके बाद हमें फिर से 3 ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पर वी आ जाएगा। वी आई एच कहाँ पर है, तो वी आई एच आपका यहाँ पर है, और कहीं पर भी आपका वी आई एच नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है सादृश्यता को पूर्ण कीजिए, यानी इससे आपका ये बन रहा है, तो इससे आपका क्या बनेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए आप वैसे देखोगे तो MNO एक सीरीज में चल रहा है, QRS एक सीरीज में है, DEF एक सीरीज में है, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये क्या देखना होगा, यहाँ पर अंतर देखना होगा। M कितने पर आता है, 13 पर, और Q कितने पर आता है, 17 पर आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 4 का अंतर हो जाएगा, 4 और 3 7 होता है। ठीक, इसी प्रकार से यदि 13 में यदि हम 4 जोड़ रहे हैं तो हमारा 17 बन रहा है। इसी प्रकार से ये आपका 4 पर आता है, और 4 में हम यदि 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पर क्या आता है आपका, H आता है। तो H देखिए H कहाँ पर है, तो देखिए H यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक सीरीज में चलना होगा,
तो आपका बनेगा HIJ। तो यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक।